एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस रीडिफाइन एजुकेशन रीडेफाइड्यू। इस लेक्चर में हम GS4 लेक्चर सीरीज का टॉपिक कवर कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। फाउंडेशनल वैल्यूज़ के ऊपर ये वाला लेक्चर है। फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल सिलेबस में डायरेक्टली दे दिए गए हैं। ये सारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ है, एप्टीट्यूड भी एक फाउंडेशनल वैल्यू ही है। तो फाउंडेशनल वैल्यूज़ के आप ऊपर अगर क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली हर दूसरे साल पूछा जाता है। 2013 में यूपीएससी ने सैम्पल पेपर में कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ की बात की थी, उनका रिलेवेंस कहा था। कुछ और वैल्यूज़ भी इन्होंने कही कि 2 मोर एट्रीब्यूट, सेम क्वेश्चन उन्होंने 2013 में उठा के दे दिया। तो 2013 में इन्होंने पूछा फाउंडेशनल वैल्यूज़। 15 में पूछा कि सोशल वैल्यूज़ आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज़। अब फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी आती हैं। सोशल वैल्यूज़ की अगर आप बात करें तो सारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ प्लस सारी ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है? ट्रुथ हो गया, जस्टिस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो आप किसी दूसरे के लिए शो करते हो, क्योंकि वो भी एक इंसान है। बाय द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग दूसरा बंदा आपसे डिजर्व करता है कि आप उससे कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ शो करो। देन फाउंडेशनल वैल्यूज़ इस चैप्टर में है ही सिलेबस में। एंड में GS4 में आप सिलेबस में देखोगे सिविल सर्विस वैल्यूज़। तो ये फिर क्वेश्चन पूछा है। देन इन्होंने 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि इनका रिलेवेंस बता दो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, सेम। देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ 2019 में पूछा। देन जो इसके टॉपिक्स हैं उनसे तो लगातार 2014, 17, 18, 19 हर साल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि आखिर ये फाउंडेशनल वैल्यूज़ है क्या, इनका इन जनरल रिलेवेंस क्या है। बिफोर दैट, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो दिस इज पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस IAS स्पेशल कोर्सेज। आप यहाँ GS4 में जाकर इस पेज पर जाओगे एंड यू कैन सी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। आई एम द मेन फैकल्टी, बाकी जो फैकल्टीज़ है इवेंचुअली आई एम गोइंग टू रिप्लेस देम। फाइन, जो भी लेक्चर्स हैं, थ्योरी, एडवांस्ड एंड केस स्टडीज़, सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज क्यों ज़रूरी है? नाम में इनके आप देखोगे फाउंडेशन लिखा हुआ है, जो एक इंसान को बिल्ड करती हैं, बनाती हैं, दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, वो किसी इंसान की फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं। सिविल सर्विसेज एसेंशियल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आप ये जानते हो गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट अगर आप कहोगे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी हो गया। इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट हैं अगर आप बियॉन्ड पार्लियामेंट देखो, एक जो आपकी मिनिस्ट्री हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा आपका ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर देखो, कहीं भी कोई मिनिस्ट्री है तो वहाँ पर हेड होगा, वहाँ कोई मिनिस्टर, उसके नीचे जो सेक्रेटरी होंगे, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो सब सिविल सर्विसेज से आते हैं। तो सिविल सर्विसेज के बिना गवर्नमेंट तो चल नहीं रही, देखो साफ सीधी बात है। सिविल सर्विसेज ही ऐसी चीज़ है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डेवलप करो और इम्प्लीमेंट करो पॉलिसी। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपका ये रोल ज़्यादा बड़ा है, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। आपको जो ऑर्डर दे दिया गया ऊपर से वो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक बात आती है, आपका जो सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, यूपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। मेरिटोक्रेसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, फेयर एंड ओपन कॉम्पिटिशन होगा। बट वहां पर कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि डिस्पाइट लॉज, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ है, फिर भी डिस्क्रिशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है। 2 लोगों की थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है। सबको पता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ लेके आना है। जुडिशरी एक केस में अलग डिसीजन देती है, एक केस में दूसरा डिसीजन देती है, दोनों ही इक्वली वैलिड होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन आता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की वजह से क्या हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज प्रमोट हो सकती हैं। उसकी वजह से जो इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंस है सिविल सर्विसेज का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। इस वजह से कमिटमेंट टू कोर वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्लस फ्यूचर ग्रोथ का भी पार्ट बनती है। कोर वैल्यूज के ऊपर इनफैक्ट अगर आप देखो, सेकंड ARC क्लियर कहता है कि आपने रिक्रूटमेंट तो कर लिया, ये जो प्रोसेस है सिविल सर्विसेज के, रिक्रूटमेंट हो गया, रिक्रूट कर लिया आपने। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आपको पता है ट्रेनिंग हो गई। GS पेपर 2 में एक टॉपिक है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया।
ठीक, यहाँ तक आप बहुत अच्छे थे, रिक्रूटमेंट तक ऑब्वियसली आपने बहुत तगड़ा कंपटीशन किया, आपने जब झंडे गाड़े तब आपकी रैंक्स आई हैं, तब आपने कोई ना कोई सर्विस ज्वाइन की। सिविल सर्विसेज डजंट मीन कि आप सिर्फ IAS IPS हो, एनी टाइप ऑफ सर्विस दैट इज ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, जिसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ही और शी इज सिविल और पब्लिक सर्वेंट। ट्रेनिंग तक भी आप बहुत अच्छे थे, आपको ऑल इंडिया टूर कराया जाता है या आपको डिस्ट्रिक्ट टूर कराया जाता है, स्टेट टूर कराया जाता है, जैसे भी हो, बैंक में हो तो बैंक के टूर कराए जाते हैं, ट्रेनिंग तक भी आप ठीक थे। तो आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपने यहाँ कंपटीशन क्रैक किया, यहाँ आ गए, ट्रेनिंग में आपकी और वैल्यू बढ़ी, बट अब आपने ज्वाइन कर लिया, थोड़ी सी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर आपकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी। और अगर आप देखो 30 साल के बाद अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपकी लाइफ, आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग लाने के लिए सेकेंड ARC ने एक चीज़ कही है कि मिड करियर ट्रेनिंग लाओ, MD, मिड करियर ट्रेनिंग। हर दूसरे साल में, हर चौथे साल में आपको सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इन चीज़ों के लिए भेजा जाएगा। उसके बिना आपकी सिविल सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज अधूरी हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ज़रूरी है। तो कमिटमेंट टू कोर वैल्यूज़ की वजह से रिक्रूट तो हो जाओगे, लेकिन रिक्रूट होने के बाद जब आप रियल लाइफ में काम कर रहे हो, अगर वैल्यूज़ मिसिंग है तो फिर आपके जो भी एसेंस ऑफ सिविल सर्विसेज है वो खत्म हो जाएगा। SBI और इंडियन पोस्ट के जो कर्मचारी हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगर इन चीज़ों को आपको डिटेल में समझना हो तो हमें चलना पड़ेगा ट्वाइट वॉल्डो के ऊपर। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं ये। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है क्लिफोर्ड ड्वाइट वॉल्डो। 1913 में ये बॉर्न हुए थे, काफ़ी बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं। तो इन्होंने 12 ऑब्लिगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन किए थे। वो ऑब्लिगेशन आपको तब देखने हैं जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो, ड्वाइट वॉल्डो को याद करो। दुनिया में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ कह दिया तो एटलीस्ट आपको दूसरों से लर्न करना चाहिए, ना कि आप गलती करके सीखो। तो उन्होंने ये कहा जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखे लॉ, फैमिली, ड्यूटी, इनके ऊपर, तो आपको हमेशा यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। अगर आपके अंदर वैल्यूज मिसिंग है तो आप कुछ नहीं हो, अगर आपके अंदर वैल्यूज हैं तो फिर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन जाते हो। एक इंसान में और भगवान में सिर्फ एक डिफरेंस है, द गॉड इज अ मैन ऑफ वैल्यूज। जब हिंदी लिटरेचर हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम पढ़ते हैं राम की शक्ति पूजा, वहाँ जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो ये बताते हैं कि राम भगवान होते हुए क्यों एक इंसान की तरह विलाप करते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आप क्यों इनसे क्यों पूछ रहे हो? ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज, दैट्स वाई ही इज कंसिडर्ड एज गॉड। तो मर्यादा पुरुषोत्तम तब बनता है इंसान जब वो वैल्यूज को कोर कमिटमेंट देता है। लॉ को उन्होंने पहले देखा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट आया लॉ पहले, बाद में फैमिली, ड्यूटी पहले। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ आते हैं इनके जो ऑब्लिगेशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉ ऑफ द लैंड लोल, और कॉन्स्टिट्यूशन से जो लॉ बने हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, बाई रूल्स, सब रूल्स, ये चीज़ें बनी है, उन चीज़ों को आपको लॉ, लीगल जो फ्रेमवर्क है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ के जो IPC, CRPC, ये सब चीज़ें डिसाइड करती है, जिनकी रूट्स ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऑब्लिगेशन सबसे पहले क्यों आता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो बना होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक प्रिंसिपल लेके आती है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे यहाँ चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, मतलब संविधान ही सबसे बड़ा होगा। और आप देखो अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक लंबे स्ट्रगल के बाद लिखा गया है। लंबे स्ट्रगल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऑब्लिगेशन अपना शो नहीं किया तो हमने सीधे सीधे पूरी पब्लिक को, पूरी सिविल सर्विस वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज, सबको आपने इग्नोर कर दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप खड़े हो गए। इसके बाद आपका आता है नेशन और कंट्री। सॉवरेनिटी आप ध्यान रखोगे, नेशन जिस कल्चर में आप बड़े हुए हो और कंट्री जिस देश में आप रहते हो, ये कल्चरल बाउंड्री से बनता है नेशन, कंट्री बनती है पॉलिटिकल बाउंड्री से। आपको समझना पड़ेगा नेशन और कंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। लॉ के बाद हमारे पास कंट्री का ऑब्लिगेशन है। कंट्री से पहले हमारे क्यों लॉ, कंट्री के पहले क्यों लीगल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं? आप हो सकता है आप इंडिया के सिटीजन हो, लेकिन जब आप USA जाते हो तो आपको वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ के लॉ को भी देखना पड़ता है। तो लॉ ऑफ द लैंड, जो भी वहाँ का लॉ है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
इसके बाद जो चीज़ें आती है डेमोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, प्रोफेशनलिज्म, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे, फिर फैमिली फ्रेंड आएंगे, फिर आप आओगे, आप खुद के लिए बाद में आ रहे हो। इसके बाद आप मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव देखोगे, जहाँ पार्टी, क्लास और जो डिफरेंट तरह के प्रेशर ग्रुप या फिर इंटरेस्ट ग्रुप आते हैं, आप इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार साइलेंट नहीं बैठ सकती। अगर कोई अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं तो वो सरकार भी साइलेंट नहीं बैठ सकती। और इससे पहले जब जनता दल वो वाला जब आंदोलन हुआ था तो उस टाइम भी सरकार शांत नहीं बैठ सकती थी। तो मिड रेंज ऑब्जेक्टिव प्रेशर ग्रुप की बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ करके सही गलत तरीके से आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास, ये पर्टिकुलर ग्रुप आपसे खफा है या इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, हमारी मांगे पूरी करो। तो आपको इनको भी देखना पड़ेगा। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप प्रेशर ग्रुप को छोड़ नहीं सकते, उनकी आपको डिमांड सुननी पड़ेगी। इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमैनिटी और रिलीजन और गॉड को भी आपको सबसे एंड में रिलीजन को भी आपको देखना पड़ेगा। रिलीजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। गॉड से आपका इनर कंसाइंस आता है, अंतरात्मा की आवाज़ पर आप देखते होगे बहुत से लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, वो दिखावटी हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अंतरात्मा की आवाज़ आपको हर चीज़ को गाइडेंस देगी कि आपको क्या करना है जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो। ऑटो किरचाइमर यही कहते हैं कि वैल्यूज जो है आपको सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करती है। नो सुपरविजन फ्रॉम अबव कैन बी एज इफेक्टिव एज ऑटोमेटिक कंट्रोल। बाहर से आप कितने भी लोग बिठा लो, कितने भी आपके ऊपर बॉस बैठे हो, रिव्यूअर बैठा हो, आपके अपार ग्रेडिंग, एनुअल ग्रेडिंग, A1 A2 सब आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सुपरविजन इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, इनर कंसाइंस। और वो चीज कहां से आती है? वैल्यूज। अ मैन इज प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। प्रेजेंस ऑफ वैल्यूज अगर है आपके अंदर तो आपको मेलफिसेंस से बचाती है। दो टर्म होती हैं, एक होती है मेलफिसेंस, एक होती है इससे मिलती जुलती टर्म जहां पर मिसफिसेंस होता है। ये आप लिख सकते हो या आप केस स्टडीज में ये दो टर्म का यूज कर सकते हो। एक होता है गलती करना, आप समझते हो आपने गलत काम किया, ठीक है, तो आप अगर एथिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको समझाओ तो उसको आप रॉन्ग नहीं कहोगे या मिस्टेक नहीं कहोगे। जो आपने जानबूझ के किया दैट इज मेलफिसेंस, और जो आपसे बाई चांस गलती से गलती हो गई दैट इज मिसफिसेंस। ये गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए लॉ बनाया है। आप ये देखोगे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं अगर उनसे गलती से गलती हो गई, किसी वजह से वो गलती नहीं करना चाहते, हो सकती है ह्यूमन एरर, ये आप ह्यूमन एलिमेंट देख सकते हो। अगर ह्यूमन एरर आ गई तो वो माफ़ की जा सकती है, लेकिन अगर जानबूझ के गलती हुई तो फिर आप उसको माफ़ नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिसफिसेंस एंड मेलफिसेंस। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जॉन मैकेनी ये कहते हैं दे मस्ट आंसर टू देयर ओन कंसाइंस। आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आपकी रिलीजन और आपके गॉड, आपकी वैल्यूज से बन के आती हैं। साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके गॉड और आपके रिलीजन ने जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको सिखाई हो उनको आपको वहीं फ्लश करके आना है। आपको हर दूसरे रिलीजन, हर ABCDEFGH सारे रिलीजन हो सकते हैं, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब है, कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब है। तो ये खराब बातें आपको हर रिलीजन की डिस्कार्ड करके आपको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है, तब आप अपना कंसाइंस डेवलप कर सकते हो। वैल्यूज वहीं से आती हैं। ये ड्वाइट वॉल्डो और ये ऑटो किरचाइमर और जॉन मैकेनी इन्होंने थोड़ी वैल्यूज दे दी हैं। वैल्यूज आपकी बुक्स में लिखी हैं, रिलीजियस बुक्स में, आपके कुरान में लिखी हैं, आपके पुराण में लिखी हैं। भगवान, अल्लाह, अली सब ने आपको वैल्यूज ही सिखाई है। और क्या सिखाई है? गुरु नानक भी वैल्यूज सिखाते हैं, ईसा मसीह भी आपको वैल्यूज सिखाते हैं, भगवान राम और अल्लाह सब आपको वैल्यूज सिखाते हैं। तो आपको वहां जाना चाहिए। सरदार पटेल ने यह कहा था कि पहली चीज, सरदार पटेल को आप जानते हो, ही इज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो उन्होंने सब चीजें एक तरफ कही। उन्होंने कहा कि आपका यूनाइटेड इंडिया तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास ऐसी ऑल इंडिया सर्विस ना हो जो कि अपने माइंड के अकॉर्डिंग स्पीक कर सके, जो अपने माइंड के अकॉर्डिंग, दिमाग के अकॉर्डिंग चल सके। और वो चीजें क्या है? वो चीजें आपकी वैल्यूज बनाती हैं, आपको फाउंडेशन वैल्यूज एक इंसान की तरह खड़ा करती है। जब भी हम फाउंडेशनल वैल्यूज या सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो यूके का एक एक्ट बहुत ही फेमस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट एक्ट 2010। अब आप कहोगे यूके का एक्ट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? तो यूके का एक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इस एक्ट ने स्टैट्यूटरी बेसिस दिया था सिविल सर्विसेज को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड कि होना चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि एक सिविल सर्विस कमीशन होना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया में यूपीएससी है, लेकिन एक मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विसेज होना चाहिए। और जो ये सिविल सर्विसेज है वो इंडिया में तो खैर यूपीएससी चल ही रहा है, ठीक है,
वर्ल्ड में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपका ये है, दूसरी चीज़ मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विसेज, ये चीज़ें पहली बार इसके लिए स्टैट्यूटरी बेसिस दिया था। इंडिया में डायरेक्टली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास कि मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विसेज रखो, तो आपको बाहर के संविधानों से इन चीज़ों से भी सीखना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर से जब कहा गया था कि प्लेगरिज्म आप कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो दूसरी जगह से, तो उन्होंने क्या कहा था कि कॉपी पेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, किसी ने संविधान बना दिया, किसी ने अच्छी चीज़ बना दी तो उसकी बपौती नहीं है। बपौती हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में देखो तो उन्होंने यही टर्म यूज़ किया हुआ है। तो ये एक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे, दूसरी कंट्रीज में क्या अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। सिमिलर फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज सेकंड ARC ने किया है, जो ड्वाइट वॉल्डो ने दी है, लगभग वही वैल्यूज यहाँ हैं। तो ये आप चाहे तो लेक्चर पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें एनीवे सिलेबस में पढ़नी ही होती हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। एक वैल्यू जो कहीं नहीं पढ़ाई जाती, दैट इज अदर जनरल वैल्यूज, उसमें हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एक बड़ी वैल्यू होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, जब आपको ओथ दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे बड़ी वैल्यू बन जाती है। जब आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में काम करते हो, जब आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम करते हो, ठीक है, आप न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में अगर काम करते हो और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीक कर दी, तो आप कितने ही अच्छे न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों ना हो, आपको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि जिसकी कल्पना आप खुद भी नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी आपका सबसे बड़ा क्लॉज होना चाहिए। एक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस एक ऐसी वैल्यू है जो GS4 में डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखी है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? कहीं डिजास्टर आया, ठीक है, डिजास्टर आ गया, रात के 11 बजे आपको पता चला फ्लड आ गया, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, आपके पास अथॉरिटी है, आर्मी आने में 4 घंटे लगेंगे, तो विल यू वेट कि आर्मी आएगी तब मैं काम करूंगा, या फिर आप लोकल पीपल के पास जाओगे कि क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हो, आपको पता है कि कैसे हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, आप लोगों ने प्रीवियसली कैसे किया था। रिस्पॉन्सिव कितने हो आप, रेजिलियंस आप कितना लेके आते हो, इक्विलिब्रियम आप कितना लेके आ पाते हो, ये सब वैल्यूज हैं। वैल्यूज की जब हम बात करें, दुनिया में जो भी प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं वो सब वैल्यूज होते हैं। जहां जो भी किसी ने कह दिया उसे हम वैल्यू कहते हैं। वैल्यू के बारे में हम बहुत बार देख चुके हैं, एक लास्ट टाइम मैं आपको एक जनरल डिस्कशन बता रहा हूं। जहां भी दुनिया में कोई भी प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, मोस्टली ये प्रिंसिपल्स आपके शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों के अलग अलग शास्त्र हैं, प्लस जो अलग अलग धर्मों के रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने ये चीज कह दी है, ठीक है। वहां जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम वैल्यूज कहते हैं। वैल्यूज दो तरह की हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू को हम कहते हैं वर्च्यू, सदाचार, एंड नेगेटिव वैल्यू को हम कहते हैं वाइसेस, दुराचार। आपको एग्जांपल बताऊंगे। ऑनेस्टी एक वर्च्यू माना जाता है, चोरी करना एक वाइसेस माना जाता है, पर यह चीज सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। अब इन प्रिंसिपल्स से, इन वैल्यूज एंड वर्च्यूज से आपने जो अपने लिए वैल्यूज चूज कर ली, कुछ आप अपने लिए वर्च्यूज रखोगे, कुछ वाइसेस रखोगे, उनको हम कहेंगे मोरालिटी। मेरे पास कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज, दैट इज मोरालिटी। ये एक पर्सन ने उठा ली है। जब इन्हीं में से कुछ ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज सोसाइटी उठा लेती है तो उसे हम एथिक्स कहते हैं। और जब इन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज या इन सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर कोई लॉ मेकिंग बॉडी एक लॉ बना देती है, उसे हम फिर लॉ कहने लगते हैं। जब लीगल उसको हम बेसिस दे देते हैं, स्टैट्यूटरी बेसिस जब हम दे देते हैं। लॉ बनाने का काम कौन कौन करते हैं? सबसे पहले पार्लियामेंट हो सकती है, जुडिशरी हो सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सबसे बड़ा लॉ है ऑब्वियसली। लॉ बनाने के प्रोसेस आपको पता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या देता है? आईपीसी देता है या सीआरपीसी, ये सब आपको क्या देते हैं? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब लॉ को भी लॉ की तरह से बनाना है, लॉ को लॉ से बनाना है, उसको हम कहेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप 7 खून माफ कर सकते हो, 8वें खून पे आप कहोगे कि फांसी हो जाएगी, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कोई बंदा 7 खून करता है तब तक उसको फांसी नहीं दोगे। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप ये कह सकते हो भैया फांसी, ये मर्डर करना, खून करना वो अलाउड ही नहीं है। तो ये पूरा इन चीज़ों से बना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आफ्टर केशवानंदा भारती केस, उसके बाद जो इवॉल्व हुआ है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड डिबेट चलती आ रही है। पब्लिक वैल्यूज की अगर हम बात करें, पब्लिक वैल्यूज क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक के लिए कमिटमेंट, पब्लिक के लिए बताना। 17 पॉइंट एजेंडा आपने सुना होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है।
ठीक है। CSR आपने देखा होगा सेक्शन 135। CSR अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि CSR क्या होता है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में बताया गया है। तो पब्लिक वैल्यूज क्या होती हैं? ऐसी वैल्यूज है जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। पब्लिक वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, आप जो सोसाइटी के लिए शो करते हो इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, सबके लिए हो सकती है। जैसे स्टेक होल्डर वैल्यूज हो गई, कस्टमर वैल्यू, सस्टेनेबिलिटी, CSR, ये सारी पब्लिक वैल्यूज ही हैं। तो ये बस एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक वैल्यूज में 3 चीजों के लिए नॉर्मेटिव कंसेंसस होती है। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म, जिसे आप स्टैंडर्ड कह दो। नॉर्मेटिव कंसेंसस में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज सिटीजन एंटाइटलमेंट, दूसरी चीज ऑब्लिगेशंस, तीसरी चीज पॉलिसी प्रिंसिपल्स। एंटाइटलमेंट में आप ये चीज बहुत ही क्लियर डिफाइन करते हो कि राइट्स जिनके लिए आप इंटाइटल्ड हो एंड जिनके लिए आप इंटाइटल्ड नहीं हो, दोनों पॉजिटिव लिस्ट एंड नेगेटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फंडामेंटल राइट्स। आपको बताया जाता है सिटीजन एंटाइटलमेंट में, आपको ये चीज बताई जाती है, आपको जीने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार भी है, लेकिन जो खाना खाने का अधिकार था वो आपका DPSP से आया, जीने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट से आया। दोनों ही आपके सिटीजन एंटाइटलमेंट बताते हैं। उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स, वो आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से। और जरूरी नहीं कि सिर्फ ड्यूटी वही है जो फंडामेंटल है, आपको अपने घर में अपने बच्चे की सुरक्षा करनी है, वो भी आपका ऑब्लिगेशन है। आपको अपनी वाइफ के लिए रोज शाम को चाय बना के देनी है पकोड़े के साथ, वो भी आपका ऑब्लिगेशन है, नहीं तो पीटेगी। तो एंटाइटलमेंट हुआ, ऑब्लिगेशन हुआ एंड पॉलिसी प्रिंसिपल्स जिन पर स्टेट रन करता है। सबसे बड़ी चीज पॉलिसी प्रिंसिपल्स में 2 चीजें होती हैं, कैपिटलिज्म एंड दूसरी चीज होती है कम्युनिज्म। जो मतलब ये राइटिस्ट हो गए, दूसरा लेफ्टिस्ट, 2 आइडियोलॉजी हो सकती है। इसमें कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म आता है, इसमें सोशलिज्म आता है, इसमें मार्क्सिज्म आता है, वेलफेयर स्टेट इसमें आता है। ठीक, आपको पूंजीवाद पे चलना है या फिर समाजवाद पे, इन 2 चीजों को आप देखोगे, उसके बाद आपकी गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रिंसिपल्स डिसाइड होंगी। अगर आप किसी ऐसे स्टेट के CM के अंडर काम करते हो जहां वो फ्री देने पे बात करते हैं, तो वहां के जो बेसिक पॉलिसी प्रिंसिपल्स हैं वो वेलफेयर और कम्युनिज्म के ऊपर बने हुए हैं। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में या ऐसे देश में जैसे USA वहां काम करते हो, जितना काम आता है उतना पैसा मिलेगा, उतनी ग्रोथ होगी, तो आप एक कैपिटलिस्ट स्टेट में काम करते हो। दोनों के अपने प्लस और माइनस हैं, दोनों को हम अलग जगह डिस्कस कर चुके हैं, फिर करेंगे। तो ये आपको कहां से पता चलता है? पब्लिक वैल्यूज से। पब्लिक वैल्यूज में आपको ये 3 टर्म याद रखनी है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है पब्लिक वैल्यू प्लूरलिज्म। हमने ये देखा पब्लिक वैल्यूज हो सकती हैं, आपकी वैल्यूज, मेरी वैल्यूज, सब कुछ ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि एक सेट ऑफ वैल्यूज आपने बनाई है। सेट ऑफ वैल्यूज हमने अभी बात की है ना, सब कोई भी बना सकता है सेट ऑफ वैल्यूज। यहां हमने बात की थी, पर्सन भी बना सकता है, सोसाइटी भी बना सकती है, एंड आपका जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो भी, सबकी एक सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। यूथेनेशिया जो दया मृत्यु है वो कहीं वैलिड है, कहीं इनवैलिड है, कहीं लीगल है, कहीं इलीगल है। तो पब्लिक वैल्यू प्लूरलिज्म कहाँ से आता है? सेट ऑफ वैल्यूज, ये सेट ऑफ वैल्यूज A है, ये सेट ऑफ वैल्यूज B है, और दोनों ही इक्वली वैलिड एंड फंडामेंटल हैं, दोनों ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। वहां पर आप फंस जाते हो, उस कंडीशन को कहते हैं पब्लिक वैल्यू प्लूरलिज्म। इसका एग्जांपल है इम्पार्शियलिटी एंड लॉफुलनेस। एक तरफ इम्पार्शियलिटी आपको देखनी है, लॉ देखना है, दूसरी तरफ आपको एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस देखना है। जो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लॉफुलनेस, एक 70 ईयर ओल्ड लेडी आपके पास आती है, आपको विजुअली दिख रही है कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बट उसको राशन लेने के लिए राशन कार्ड बनवाना है। अगर आपने उसका राशन कार्ड बना दिया तो आपने इम्पार्शियलिटी भंग कर दी, खत्म कर दी, आपने लॉ ब्रीच कर दिया, आप नेगेटिव हो गए। लेकिन आपने उसका राशन कार्ड बना दिया तो आपने एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जो इम्पैथी, कंपैशन है, वो वैल्यूज को अपहोल्ड कर लिया। अगर आपने उसका राशन कार्ड बनाने से मना कर दिया तो आपने ये वैल्यूज अपहोल्ड कर दी और ये वाली वैल्यूज नेगेटिव कर दी। यहां आपको सॉल्यूशन देगा कंसाइंस, गो बैक टू द रिलीजन, अ मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर वैल्यूज। ठीक है, तो इसे कहते हैं पब्लिक वैल्यू प्लूरलिज्म। इसको हम देखेंगे जब एथिकल डिलेमा उस टॉपिक की बात करेंगे, उसको रिजॉल्व करने के तरीके क्या हैं उसको भी देखेंगे। ड्वाइट वोल्डो के जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो आप याद रख ही सकते हो हमेशा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को। तब तक के लिए ध्यान रखिए, इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहिए।